प्रिय मित्रों, आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। तो आज क्लास 11th का हिंदी मीडियम का आखिरी चैप्टर है, जो है अध्याय 19। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रासायनिक समन्वय और एकीकरण के बारे में, अर्थात यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियां और उससे संबंधित हार्मोन्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कह रहा है कि आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य करता है। पिछले चैप्टर में हम लोग बता रहे थे कि हमारे शरीर के सभी हिस्से को जोड़े रखने के लिए मुख्य रूप से जो संदेश को पहुंचाने का कार्य होता है, हर बिंदु से संदेश को लेकर के वो मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। तो फिर कह रहा है तंत्रिकी समन्वय काफी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है। तुरंत के लिए तो होता है, लेकिन जो है कुछ ही समय बाद ये अपना असर खत्म कर देता है। तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर भी की सभी कोशिकाओं की तंत्रिकायन नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए एक निरंतर नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य हार्मोन द्वारा संपादित होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन की चिरसम्मत परिभाषा के अनुसार हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं, जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। परंतु यह परिभाषा को अब रूपांतरित किया गया है। इसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन है, जो अंतर कोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में यानी नॉन कार्डेट में हार्मोन्स की मात्रा सरल होती है और कम होती है। जबकि कार्डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे रसायन हार्मोन्स की तरह कार्य कर उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है, यानी हमारा टॉपिक जो है मानव अंतःस्रावी ग्रंथि। इसमें देखिए ग्रंथियां देखिए पहले कौन कौन सी हैं। हाइपोथैलेमस है, पीनियल है, उसके बाद पीयूष है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन निकलता है और कौन सा निकलता है? इनहिबिटरी हार्मोन निकलता है। यहाँ पे गर्दन के पास थायराइड और पैराथायराइड है। उसके बाद ये थाइमस है, कौन है? थाइमस ग्रंथि है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो ये आपका अग्न्याशय है, ये अधिवृक्क ग्रंथियां हैं। अंडाशय है, मादा में अंडाशय पाया जाता है, जबकि पुरुष की बात करते हैं तो यहाँ पे वृषण पाया जाता है। ये हमारी ग्रंथियां हैं। अब इन्हीं ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न आपको पूछे ही जाते हैं। कह रहा अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन्स स्रावित करने वाले ऊतक कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड जो है, उसके बाद थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड और जनन ग्रंथियां शामिल होती हैं, जिसमें नर में वृषण और मादा में अंडाशय पाया जाता है। हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे कि जठर वाहिनी तंत्र, जठर आंतरिक मार्ग से भी हार्मोन्स निकलते हैं, यकृत से भी निकलते हैं, वृक्क से, हृदय आदि से भी हार्मोन उत्पादित होते हैं, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। मानव शरीर की सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा हाइपोथैलेमस की संरचना और उनके कार्यों का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। हाइपोथैलेमस, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस डायनसेफेलान यानी अग्र मस्तिष्क पश्च का भाग होता है, के आधार भाग हैं और यह शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसमें हार्मोन्स का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं।
ये हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। मोचक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं, और निरोधी हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रोकते हैं। उदाहरण, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन्स के स्राव पीयूष ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण के स्राव को प्रेरित करता है। कह रहा है हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी जीएनआरएच जो हार्मोन निकलते हैं, ये पीयूष ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण को प्रेरित करते हैं। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाला सोमैटोस्टेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले वृद्धि हार्मोन के स्राव का रोधक है, यानी एक कार्य बढ़ा रहा है और एक कार्य को रोक रहा है। ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाओं में प्रारंभ होकर तंत्रिकाक्ष होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं। ये हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकी नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। पीयूष ग्रंथियां। पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती थी। एक प्रश्न तो आपका यहीं पे है। और एक वृत्त द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथियों को डायनोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित किया गया है। कह रहा पीयूष ग्रंथि को दो भागों में बांट देते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, जिसे पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। पार्स डिस्टेलिस को साधारणतः अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जब जिससे वृद्धि हार्मोन और सोमैटोस्टेटिन यानी सोमैटोट्रोपिन वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, जीएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और मेमोट्रोपिन उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी टीएसएच, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटिनार्जिंग हार्मोन और पुटिका प्रेरक हार्मोन का स्राव करता है। पार्स इंटरमीडिया एक मात्र हार्मोन लेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है, यानी या मेलेनोट्रोपिन का स्राव करता है। यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडिया मध्य पिंड यानी पार्स डिस्टेलिस का लगभग जुड़ा हुआ भाग होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नरोसा जिसे कहते हैं या पश्च पीयूष ग्रंथि या हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटॉसिन और वैसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करती हैं। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्ष होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिया जाता है। जीएच हार्मोन जो वृद्धिकारी हार्मोन है के अतिस्राव से जीएच हार्मोन के अतिस्राव से शरीर की असामान्य वृद्धि होती है, जिसे जाइगेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगेटिज्म कहते हैं। अति कायतकता कहते हैं, यानी जाइगेटिज्म कहते हैं, भीमकाय कहते हैं। और इसके अल्प स्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, यानी रुक जाती है, जिससे पिट्यूटरी डॉर्फिज्म कहते हैं, यानी बौनापन या वामनवता कहते हैं। ठीक, बौनापन कहते हैं। ठीक है। वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्राव से अत्यधिक विकृत यानी विशेषता चेहरे की होती है, जिसे अतिकायकता एक्रोमेगैली कहते हैं। इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं और यदि नियंत्रण न किया जाए तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो सकती है। जीवन के प्रारंभिक काल में रोग की पहचान बहुत कठिन है तथा अधिकतर मामले में अनेक वर्षों तक रोगों का पता भी नहीं चलता है, जब तक कि बाह्य अभिलक्षण दिखाई नहीं देने लगते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनसे दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियों पर कार्य कर उनसे थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है।
एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच एड्रिनल बलकुट पर कार्य करता है और इसे ग्लूकोकार्टिकॉइड्स नामक स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और स्रावण के लिए प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पुटिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं। नरों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड्रोजन नामक हार्मोन्स के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। इस तरह नरों में पुटिका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रित करता है। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटिकाओं से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफियन पुटिका के बचे भाग से कार्पस ल्यूटियम बनाता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशयी पुटिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलेनोसाइट्स यानी मेलेनिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील होता है और त्वचा की वर्णकता यानी रंग का नियमन करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे शरीर में चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनसे संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों में के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दूध के स्राव को प्रेरित करता है। वेसोप्रेसिन मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संवलित नलिका से जल और आयनों के पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास डायूरेसिस कम हो, अतः इसे प्रतिमूत्रल हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। एडीएच के संश्लेषण अथवा स्रावण को प्रभावित करने वाली विकृति के परिणाम स्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास होता है, फलतः जल का ह्रास और निर्जलीकरण हो जाता है। इस अवस्थिति को उदक में यानी डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि में मेलेटोनिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती है। मेलेटोनिन हमारे शरीर में दैनिक लय यानी 24 घंटे में जो हमारा क्रम है उसके नियमन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम और को नियंत्रित करता है। इन सबके अतिरिक्त मेलेटोनिन उपापचय, वर्णकता, मानसिक चक्र, ठीक, आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रतिरक्षा क्षमता, इम्यूनिटी आदि को भी प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथ श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों की बनी होती हैं। दोनों पालियां संयोजी ऊतक की पतली पल्लीनुमा इस्थमस से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक थायराइड ग्रंथ पुटकों और भरण ऊतकों की बनी होती है। प्रत्येक थायराइड पुटिका एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ये पुटक कोशिकाएं दो हार्मोन्स टेट्रा आइडोथायरोनिन तथा थायरॉक्सिन अथवा थायरोक्सिन और ट्राई आइडोथायरोनिन का संश्लेषण करती हैं। थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अथायराइडता और थायराइड ग्रंथ की वृद्धि हो जाती है, जिसे साधारणतः गलगंड कहते हैं यानी घेघा कहते हैं। गर्भाशय के समय अथायराइडता यानी थायराइड की कमी के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है, जिससे बच्चे की अवरोधित वृद्धि, क्रिटिज्म या वामनवता या मंदबुद्धि, त्वचा असमानता, मूक, बधिर आदि हो जाती है। वयस्क स्त्रियों में अथायराइडता मासिक चक्र को नियमित कर देता है। थायराइड ग्रंथ के कैंसर अथवा उनमें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन्स के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। इस स्थिति को थायराइड अतिक्रियता कहते हैं, जो शरीर की कार्यकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। थायराइड हार्मोन्स आधारी उपापचयी दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन्स लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं। थायराइड हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय, संश्लेषण और विखंडन को भी नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत अपघटनों का नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करते हैं। थायराइड ग्रंथ से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन का भी स्राव होता है, जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। नेत्रोत्सेधी गलगंड
एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर थायराइड अतिसक्रियता का रूप है। थायराइड ग्रंथ में वृद्धि, नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभर आना, आधारी उपापचय दर में वृद्धि और भार में ह्रास इसके अभिलक्षण है, जिसे ग्रेव्स रोग के नाम से भी जाना जाता है। पैराथायराइड ग्रंथ कह रहा है कि मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं। थायराइड ग्रंथ के पश्च सतह पर स्थित होती हैं। थायराइड ग्रंथ की 2 पालियों पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो पैराथायराइड हार्मोन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं। पीटीएच का स्राव रक्त के साथ परिसंचरित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है, जो पीटीएच ग्रंथियों अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण यानी विघटन, विखनिजन प्रक्रम में सहायता करता है। पीटीएच वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम आयन के पुनर्अवशोषण तथा पचित भोजन से कैल्शियम आयन के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। अतः यह स्पष्ट है कि पीटीएच एक अतिकैल्सियता अरक्तता हार्मोन है, क्योंकि यह रक्त में कैल्शियम आयन स्तर को बढ़ाता है। यह थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर यह शरीर के कैल्शियम आयन स्तर को बढ़ाता है। टीसीटी के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम आयन का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थाइमस ग्रंथ महाधमनी के उदर पक्ष पर उरोस्थ के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पालीयुक्त संरचना। थाइमस ग्रंथ प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथ थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त थाइमोक्सिन तरल प्रतिरक्षा के लिए प्रतिजैविक के उत्पादन को भी प्रेरित करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के परिणामस्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। अधिवृक्क ग्रंथ हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां 2 प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती हैं। ग्रंथ के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश और गहरी बाहरी ओर स्थित ऊतक अधिवृक्क बलकुट कहलाता है। अधिवृक्क मध्यांश 2 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करता है, जिन्हें एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से कैटेकैलामीन्स कहते हैं। एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण इसे आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन इसे ट्रिपल एफ भी कहा जाता है, फियर, फाइट और फ्लाइट। ये हार्मोन सक्रियता, तेजी, आंखों की पुतलियों में फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन्स हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वास दर को बढ़ाते हैं। कैटेकोलामीन ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। अधिवृक्क बलकुट को 3 परतों में विभाजित किया जा सकता है: जोना रेटिकुलरिस आंतरिक परत, जोना फेसिकुलेटा मध्य परत, जोना ग्लोमेरुलोसा बाहरी परत। अधिवृक्क बलकुट कई हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से कार्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन और कार्टिकॉइड कहते हैं। जो कार्टिकोस्टेरॉयड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड कहलाते हैं। हमारे शरीर में कार्टिसोल मुख्य ग्लूकोकार्टिकॉइड है। हमारे शरीर में कार्टिसोल मुख्य कार्टिकॉइड से जल और विद्युत अपघटनों का संतुलन करने वाले कार्टिकोस्टेरॉयड मिनरेलोकार्टिकॉइड कहलाते हैं। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरॉन मुख्य मिनरेलोकार्टिकॉइड है। एल्डोस्टेरॉन मिनरेलोकार्टिकॉइड मुख्य रूप से कार्टिसोल जो है ग्लूकोकार्टिकॉइड, ये दोनों याद रखने वाले हैं। सभी याद ही रखने वाली चीजें चल रही, लेकिन ये दोनों मतलब क्वेश्चन के पेपर है।
ग्लूकोकार्टिकॉइड ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करते हैं तथा अमीनो अम्लों के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करते हैं। कार्टिसोल हृदय संबंधी तंत्र के रखरखाव तथा वृक्क की क्रियाओं को भी संलग्न होता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड एक विशेष रूप से कार्टिसाल प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है और प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को अवरोधित करता है। कार्टिसाल लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरॉन मुख्यतः वृक्क नलिकाओं पर कार्य करते हैं और सोडियम तथा जल के पुनर्अवशोषण तथा पोटेशियम के फास्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। इस प्रकार एल्डोस्टेरॉन वैद्युत अपघट्य शरीर द्रव के आयतन, परासरणी दाब और रक्त दाब को बनाए रखने में सहायक होता है। एड्रेनल वल्कुट द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड का भी स्राव होता है जो गर्भारंभ के समय अक्षीय रोम, जघन रोम तथा मुख आयन रोम की वृद्धि की भूमिका अदा करते हैं। एड्रेनल वल्कुट द्वारा हार्मोन्स के अल्प श्रावण के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता और थकावट का अनुभव होता है तथा एडिसन रोग हो जाता है। अग्न्याशय अग्न्याशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूपों में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्न्याशय लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से निर्मित होता है। साधारण मनुष्य में अग्न्याशय में लगभग 10 से 30 लाख लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। 10 से 20 लाख लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। इनके ऊतकों का 1 से 2% अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसा कार्य करता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीपिका के मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें अल्फा तथा बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाओं का काम है ग्लूकागान हार्मोन का उत्सर्जन करना जबकि बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। ग्लूकागान एक पेप्टाइड हार्मोन है जो मुख्यतः रक्त शर्करा स्तर के नियमन की मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लूकागान मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य कर ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करता है जिसके फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। जिसके अतिरिक्त पेट ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है इससे कि हाइपर ग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होती है। ग्लूकागान कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को भी कम करता है अतः ग्लूकागान हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट्स पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और का उपयोग बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है और तथा रक्त शर्करा का स्तर कम हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। रक्त में ग्लूकोज समस्थापना का नियमन सम्मिलित रूप से 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागान द्वारा होता है। लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मिलिटस मधुमेह बीमारी हो जाती है जो मूत्र के साथ शरीर का ह्रास और हानिकारक पदार्थों जैसे कीटोन बॉडीज के निर्माण से जुड़ी है। मधुमेह के मरीज का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। वृषण नर में उदर गुहा पेड़ू के बाहर वृषण कोष में एक जोड़ी वृषण स्थित होता है। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। वृषण शुक्र जनन नलिका और भ्रूण तथा अंतराली ऊतक का बना होता है। लेडिक कोशिकाएं और अंतराली कोशिकाएं अंतरनलिकी स्थानों में उपस्थित होती है जिससे एंड्रोजन या नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं। एंड्रोजन नर में सहायक जनन अंगों जैसे कि एपिडाइडमिस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन करते हैं। ये हार्मोन पेशी वृद्धि, मुख और अक्षीय रोम की वृद्धि, क्रोधात्मकता, निम्न स्वरमान और आवाज इत्यादि के लिए उत्तेजित करते हैं। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार लिबिडो को प्रभावित करते हैं। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर उपचायी प्रभाव डालते हैं। अंडाशय
मादाओं के उदर में अंडाशय का एक युग्म जोड़ा होता है। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय दो प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करते हैं जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। अंडाशय अंडपुटक और भरण ऊतक का बना होता है। एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्राव मुख्य रूप से परिवर्धित हो रहे अंडाशयी पुटकों द्वारा होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुटिका कार्पस कार, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करती है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की वृद्धि और क्रियाओं का प्रेरण, अंडाशय पुटकाओं का परिवर्धन, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकटन, उच्च आवाजों का स्वरमान, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन इत्यादि अनेक क्रियाएं करते हैं। एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियामक भी होता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रसवता में सहायक होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन प्रसवता मतलब प्रसव के दौरान। प्रोजेस्टेरॉन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य कर के दुग्ध संग्रह कोशिकाओं के निर्माण और दुग्ध के स्राव में सहायता करते हैं। हृदय, वृक्क और जठर आंतरिक के हार्मोन। अब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके हार्मोन्स के बारे में समझ चुके होंगे। यद्यपि पहले इंगित किया जा चुका कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। उदाहरण के लिए हृदय के अलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जिसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन ANF कहते हैं। यह रक्तदाब को कम करता है। रक्तदाब बढ़ जाता है। जब रक्तदाब बढ़ जाता है तो ANF के स्राव और इसकी क्रिया फलस्वरूप रक्तवाहिका विस्फारित हो जाती है तथा रक्तदाब कम हो जाता है। वृक्क की जस्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो रक्ताणु उत्पत्ति RBC के निर्माण को प्रेरित करता है। जठर आंतरिक के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं चार मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं: गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन का स्राव को प्रेरित करता है। सिक्रेटिन बहिस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है और जल और बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य कर क्रमशः अग्नाशय एंजाइम और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है। GIP जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरोध करता है। अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं हैं कई हार्मोन का स्राव करते हैं जिन्हें वृद्धिकारक कहते हैं। ये वृद्धिकारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक है। हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि। हार्मोन्स लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन्स ग्राही, झिल्ली योजित ग्राही और कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही अंतराकोशिकीय ग्राही कहलाते हैं जिससे ये अधिकांश केंद्रकीय ग्राही केंद्रक में उपस्थित होते हैं। हार्मोन्स ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण का निर्माण करते हैं। प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है, अतः ग्राही विशिष्ट होते हैं। हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण से बनने से लक्ष्य ऊतक में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते, अतः लक्ष्य ऊतक में उपापचय एवं कार्यकी का नियमन हार्मोन्स द्वारा होता है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन्स को समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन जिसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पीयूष ग्रंथि हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स इत्यादि। स्टेरॉयड उदाहरण के लिए कीटोसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन। आइडोथायरोनिन, थायराइड हार्मोन। अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न उदाहरण के लिए इपेनेफ्रिन। जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं वे साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते लेकिन द्वितीयक संदेशवाहकों का उत्पादन कर जैसे कि चक्रीय AMP, IP3
अंततः कोश की उपापचय का नियमन करते हैं। अंतरकोश की ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन जैसे स्टेरॉयड हार्मोन, आइडोथायरोनिन हार्मोन, हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण में जीनोम के पारस्परिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति अथवा गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर की कार्यकी और वृद्धि को प्रभावित करती हैं। तो भैया ये था आपका एक चैप्टर, अंतिम चैप्टर, सेवा समाप्त। क्लास 11th का कोर्स इसी तरह से आपका खत्म हो जाता है और एक दिन हम लेट हैं, 28 फरवरी गए थे और आज हमें लगता है कि 1 मार्च है और सुबह के 6 बज रहे हैं और उससे पहले आपका यह चैप्टर समाप्त हो चुका है हमारी तरफ से। हम लोग आज ही प्रवेश कर